Hello dear students, welcome again, and now today we are going to start our new chapter, surface chemistry. This is unit 5th unit or 5th chapter as per your syllabus. So we are going to start it. ओके जी, तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि जो आपके पास सरफेस केमिस्ट्री है, ठीक है, अब नाम से क्लियर हो रहा होगा कि एक ऐसी केमिस्ट्री है जो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ डील कर रही है, सरफेस. सरफेस मीन्स ओनली द सरफेस फिनोमेना. ठीक है जी. तो जो फिनोमेनन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होते हैं, ठीक है, जो सरफेस जिनके लिए मैटर करता है, पूरा बल्क मैटर नहीं करता है, उन फिनोमेनन्स को आप सरफेस केमिस्ट्री में काउंट करते हो. ठीक है. अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक कंटेनर में कोई लिक्विड ले रखा है, ये एंटायर जो आपका बल्क मटेरियल है, ठीक है, जो आपका लिक्विड है, हम सारे के साथ डील नहीं करेंगे. हम सिर्फ और सिर्फ जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ इनका इंटरेक्शन होगा. ठीक है. सिर्फ इनके साथ जो है हम अगर डील करते हैं तो वो फिनोमेनन आपका कहाँ पे काउंट हो जाएगा, सरफेस केमिस्ट्री में. ठीक है. तो इसकी एग्जांपल आप बता सकते हो कोई सरफेस फिनोमेनन जो आपने देखा हो कि हाँ जी ये सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स के साथ डील करता है. ठीक है. तो एक मैं ऐसा एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, आपने बहुत टाइम्स देखा होगा, कोरोजन. देखा ना, जब कोरोजन क्या होता है ना, बेसिकली हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर लेते हैं. तो जब आयरन की रस्टिंग होती है, लोहे को जंग लगता है, तो कैसे होगा, सिर्फ सरफेस वाला जो आयरन है वो एयर के कांटेक्ट में आता है और उसकी रस्टिंग हो जाती है, और वो पूरी अपर लेयर क्या हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है. तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल इंटरैक्ट कर रहे हैं, सो इट विल बी अ सरफेस फिनोमेनन. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ है, हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं. हमने बहुत टाइम्स देखा है कि हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और उसमें हम कैटलिस्ट जो है सॉलिड यूज़ कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि ये कैसे एक्ट करेगा, कैसे रिएक्शन करेगा, है ना, कैसे ये कैपेबल है टू स्पीड अप द रिएक्शन. तो कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और फिर मतलब ज़्यादा इजीली कांटेक्ट में आ गए एक दूसरे के और फटाफट से रिएक्शन कर जाते हैं. तो कैटलिस्ट का काम भी जस्ट एक सरफेस प्रोवाइड करना है ताकि रिएक्शन इजीली हो सके. सो कैटलिस्ट को यूज़ करना, दैट मीन्स द फिनोमिनन कैटालिसिस. तो ये भी आपका एक सरफेस फिनोमिनन हो गया. ठीक है, कैटालिसिस का. ओके. इसके अलावा आपने लोअर क्लासेस में मोस्टली पढ़ा होगा इवेपोरेशन का, है ना. हमने इवेपोरेशन में क्या समझते हैं हम लोग कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बल्क से इजीली इस्केप आउट हो जाते हैं, है ना, हीट एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ से इस्केप आउट हो जाएंगे. तो ये भी आपका क्या हो गया, एक सरफेस फिनोमिनन हो गया. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा हमने लास्ट चैप्टर में ही करा, याद है, हम लोग ऐसे करते थे कि हमने एक सॉल्यूशन लिया लाइक जिंक सल्फेट का, और इसमें हम जिंक की इलेक्ट्रोड को डिप करते थे. तो जब जिंक की इलेक्ट्रोड इस सॉल्यूशन के टच में आती थी तब क्या होता था, तब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता था, है ना. तो जिंक 2 पॉजिटिव बन के सोल्यूशन में चला जाता था और इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते थे. तो ये जो फिनोमिनन है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वाला, अगेन इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन. मींस हम लोग सिर्फ बाहर के मॉलिक्यूल, सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ डील कर रहे हैं. इंटरनली कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा इन्वायरमेंट है, डजंट मैटर टू अस. ठीक है. तो ये टोटल हो गया आपका सरफेस केमिस्ट्री का. अभी आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरफेस के साथ डील करती हैं, तो इसका मतलब सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. ठीक है. तो अब बच्चे बात ये है कि आप इनको जो है, अब बेसिकली बात आएगी कि हमने चैप्टर के साथ कैसे डील करना है, हमने किस टाइप की चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है और किस टाइप की चीज़ें नहीं पढ़नी है. तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो सरफेस केमिस्ट्री यूनिट है, ठीक है, इसको 3 अगर हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमारे लिए पढ़ना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. फर्स्ट पार्ट में आप लोग डिस्कस करोगे एड्सॉर्प्शन. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका, एड्सॉर्प्शन.
सेकेंड पार्ट में बेटा आप डील करते हो कोलॉइडल स्टेट के साथ, एंड थर्ड पार्ट में हम लोग अगर बात करें तो आप डील करते हो कैटालिसिस के साथ, ठीक है। एड्सॉर्प्शन एक पर्टिकुलर सरफेस फिनोमिनन है, ठीक है, और ये कैसे आपको मतलब इसकी टाइप्स क्या हैं, क्या होता है ना, इसके फैक्टर्स, इसके रीजंस एंड फाइनली इसकी एप्लीकेशंस, है ना। तो ये सारा हमने इस पार्ट में पढ़ना है। एड्सॉर्प्शन का बहुत छोटा सा टॉपिक है और इजी भी है। उसके बाद में एक जो मेजर एप्लीकेशन है ना एड्सॉर्प्शन का मेन जो काम है वो कैटालिसिस में होता है। तो कैटालिसिस एड्सॉर्प्शन की वजह से ही पॉसिबल है। तो कैटालिसिस का जो फंक्शन है वो एड्सॉर्प्शन का एप्लीकेशन है। वो एक अलग पार्ट है कि कैटालिस्ट क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, जियोलाइट्स क्या होते हैं, कैटालिस्ट अपनी फंक्शनिंग कैसे करते हैं किसी भी रिएक्शन में, है ना, कैसे रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले थे। और एक सेक्शन है आपका अलग से कोलॉइडल स्टेट का, ठीक है बेटा। तो कोलॉइडल स्टेट क्या है, जब आपको सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करवाया गया था तो तभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखो बच्चे, जो आपका मिक्सचर होता है ना, जो आपके पास मिक्सचर होता है, जो चीज़ों को अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करने पे बनता है, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, है ना। फर्स्ट क्या होता है आपके पास, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या था, जिसमें पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और एक ट्रांसपेरेंट सा मिक्सचर बनता है जिसको आप सॉल्यूशन बोलते हो। एक था बेटा आपके पास सस्पेंशन। सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज इतना लार्ज होता है कि वो सेटल डाउन हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन हो जाता है, और हम लोग कह सकते हैं कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक था जो इन दोनों के बीच लाई करता है, दैट इज कोलॉइडल सोल, है ना। तो कोलॉइडल सोल क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, कोलॉइडल सोल इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है। उसको देखने में आपको लगेगा कि बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है ना, बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। जब आप उसको माइक्रोस्कोप के साथ देखते हो तो आपको पता चलता है कि पार्टिकल्स आर स्टिल विजिबल, है ना, और मतलब कंप्लीटली मिक्स भी नहीं हो पा रहे हैं। एग्जाम्पल आप मिल्क का ही कंसिडर कर लो, है ना। मिल्क देखने में आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यूनिफॉर्म है, अच्छे से मिक्स हो रखा है, सोल्यूशन जैसा लगता है, बट इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, इट इज़ अ कोलॉइडल सोल, ठीक है बच्चे। तो चलो डिटेल में तो हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि कोलॉइडल सोल का जो सेक्शन है, हम यहाँ से मतलब है क्या चीज़ हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बता दिया, सॉल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस करने वाले हैं, एंड सस्पेंशन नो नीड टू डिस्कस, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। तो सिलेबस में से इसको कर दिया गया रिमूव, ठीक है। कैटालिसिस आपने नहीं पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा कैटालिसिस का आइडिया जरूर रखना है, बिकॉज इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, ओके। और बेसिकली हमने सिर्फ इन्हीं 2 पार्ट्स के साथ डील करना है इन डिटेल, राइट, क्लियर हो गया। तो चलो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग द फर्स्ट टॉपिक, एड्सॉर्प्शन। द फर्स्ट टॉपिक इज एड्सॉर्प्शन। हाँ जी, व्हाट इज एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन सबसे पहली बात, अगेन इट इज अ सरफेस फिनोमिनन, सिर्फ और सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स के साथ डील करेगा, है ना, ओके। देन अब हम बात करते हैं कि आपने कोई ऐसी टर्म पहले सुन रखी है, इससे पहले आपने एक ऐसी टर्म सुन रखी है, तो डेफिनेटली यस, द टर्म इज एब्जॉर्प्शन, द टर्म इज एब्जॉर्प्शन। हमने इससे पहले भी एक टर्म ऐसी कर रखी है जिसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते थे, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस एड्सॉर्प्शन। सिर्फ डी और बी का फर्क है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये एक सरफेस फिनोमिनन है जो आपका एड्सॉर्प्शन है, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन, हालांकि आपका एब्जॉर्प्शन ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है इतनी बात। अब एड्सॉर्प्शन में होता क्या है, अब सपोज आपने क्या किया, अच्छा हम ना एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने देखा है कि जिन कंट्रीज़ में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि वो लोग क्या पसंद करते हैं, मतलब क्या पसंद नहीं, उनको मतलब नीड ही क्या होती है मास्क की, वो लोग मास्क लगाते हैं, है ना। देखा आपने ना, जो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ हैं उनमें जनरली क्या होता है, पीपल मास्क यूज़ करते हैं।
तो मास्क आपको कैसे बेनिफिट करेगा? मास्क में ऐसा खास क्या इन लोगों ने कर दिया कि मास्क जो है वो पोल्यूशन से आपको बचा रहा है, ठीक है? तो बात ये है कि पोल्यूशन का मतलब है कि एयर में बहुत सारी अनवांटेड थिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, पॉइजनस गैसेस हो सकती हैं, बहुत कुछ प्रेजेंट है, ठीक है? तो एयर में इतना कुछ प्रेजेंट है, ये देखो ये आपकी एयर है, हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चलो वो तो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब नहीं करता। इसके अलावा मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हो चुकी है, सपोज सल्फर डाइऑक्साइड भी है ना, सपोज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एयर में इतना कुछ है। अब हम जब इसको ब्रीथ करेंगे एयर को, तो क्या होना बेटा? जब ब्रीथ करेंगे इसको तो ये तो सारे ही हमारे गैसेस जो हैं इनसाइड द बॉडी जाएंगी और प्रॉब्लम डेफिनेटली क्रिएट होनी है। तो इसके लिए हमने यूज़ कर लिया मास्क। अब मास्क में क्या खास था? मास्क में उन लोगों ने एक ऐसा मटेरियल डाल दिया था, ठीक है, एक ऐसा मटेरियल यूज़ किया हुआ है कि जो क्या करेगा। अब सपोज देखो, अब ये हमने लिया मास्क, ये है आपका मास्क, ठीक है। तो मास्क में एक मटेरियल जो है वो फिल करके रखा हुआ है, ये कोई मटेरियल है, इसको फिल करके रखा हुआ है। अब ये मटेरियल ऐसा है कि ये क्या करता है, जो ये पॉइजनस गैसेस हैं ये इनको अपने सरफेस के ऊपर रख लेगा, अटैच करके ना, उनके साथ बाइंड करके उनको ऐसे रख लेगा, ये भी रह जाएगी, है ना। और जो हमें जिनकी ज़रूरत है वो इनसाइड द मास्क जो है वो जाके हमें ब्रीदिंग के लिए हेल्प करेंगे और प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। तो जो पॉइजनस गैसेस हैं ये अंदर ना आ जाएं थ्रू द ब्रीदिंग, तो इसके लिए एक मास्क यूज़ कर लिया, है ना, तो प्रोटेक्शन हो गई। अब मास्क में जो मटेरियल था उसने क्या किया, ये जो मटेरियल है उसने क्या किया, जो पॉइजनस गैसेस थी उसको ऐसे अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करके अपनी तरफ रख लिया। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो बेसिकली एड्सॉर्प्शन है क्या, कोई एक आपके पास सब्सटेंस है, ये रहा, और कोई दूसरा किसी सब्सटेंस के, दूसरे किसी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इस सब्सटेंस के सरफेस पे आके अट्रैक्ट होके रुक गए, है ना। पहले अट्रैक्ट हुए इसकी तरफ, फिर आके सरफेस पे रुक गए, ठीक है, लाई कर गए। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। ओके, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, इट इज द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग। अट्रैक्ट भी करना और रिटेन भी करना, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ आइदर सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का रिटेन हो जाना, अट्रैक्ट होके पूरा उसके ऊपर लाई कर जाना, दिस विल बी नोन एज द एड्सॉर्प्शन। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा एड्सॉर्प्शन क्या है। अब एड्सॉर्प्शन में दो चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं, है ना। वो दो चीज़ें कौन सी हैं, एक तो ये जिसका सरफेस यूज हो रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एड्सॉर्बेंट। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एड्सॉर्बेंट। और ये जो आपके यहाँ पे हम लोग बात कर दें कि सॉलिड जो यहाँ पे जो पार्टिकल्स रुक रहे हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एड्सॉर्बेट, ठीक है। एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट दोनों टर्म्स क्लियर हैं अच्छे से। एड्सॉर्बेंट जिसका सरफेस यूज हो रहा है और जो आगे एड्सॉर्ब हो रहा है दैट इज नोन एज एड्सॉर्बेट। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स की, है ना। तो एग्जाम्पल्स के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी बेटा मास्क की, है ना। मास्क के केस में क्या हो रहा है, जो गैसेस हैं वो एक सॉलिड के सरफेस पे आकर एड्सॉर्ब हो रही हैं, यही फिनोमिनन है ना। आपने एक सॉलिड मटेरियल मास्क में डाला हुआ था, उसके सरफेस पे जो पॉइजनस गैसेस थी वो आके एड्सॉर्ब हो रही थी। तो ये आपके पास एक एग्जांपल हो गया गैसेस का किसी सॉलिड के सरफेस पे एड्सॉर्ब होना। अब इसका एग्जांपल एक और है, जो आप फेस वॉश यूज करते हो, है ना। फेस वॉश में क्या होती है, सुना बहुत बार चारकोल लिखा होता है ना, कि इस फेस वॉश में क्या है, चारकोल है। तो चारकोल आप उस फेस वॉश को फेस पे अप्लाई करोगे, है तो चारकोल एक क्या सॉलिड सब्सटेंस ही है ना, एक सॉलिड सरफेस है। और आपके फेस पे जो डस्ट है, इम्प्योरिटीज हैं, वो क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, समझ गए।
तो सॉलिड पार्टिकल्स भी किसी दूसरे सॉलिड के सरफेस पे आकर एड्जॉर्ब हो सकते हैं। इसका एग्जांपल आप चारकोल ले सकते हो, ठीक है। और दूसरा गैसेस किसी सॉलिड सरफेस पे एड्जॉर्ब हो सकती हैं, मास्क वगैरह का याद रख सकते हो। और एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, उसका ये है बेटा, वो है आपकी सिलिका जेल, ठीक है, सिलिका जेल। ये सिलिका जेल ना कुछ ऐसी है कि है ये भी आपकी एक सॉलिड सरफेस है, ठीक है, एक सॉलिड सरफेस है। और इस सॉलिड सरफेस पे ये क्या करती है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लिक्विड पार्टिकल्स नहीं हो गए। तो लिक्विड पार्टिकल्स भी किसी सरफेस के ऊपर जो है एड्जॉर्ब हो सकते हैं। आपको हर तरह की एक एग्जांपल दे दी, गैसेस का एड्जॉर्प्शन बता दिया, सॉलिड पार्टिकल्स का एड्जॉर्प्शन बता दिया, लिक्विड पार्टिकल्स का एड्जॉर्प्शन बता दिया, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये इनको जनरली यूज़ किया जाता है, जो मतलब शूज़ वगैरह होते हैं ना जब न्यूली आते हैं, तो उनमें सिलिका जेल के पैकेट्स रखे जाते हैं ताकि जो मॉइस्चर है उसमें से क्या हो सके, एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो अगर किसी जगह पे हमें क्या चाहिए, मान लो कि हमें चाहिए कि बिल्कुल ड्राई कंडीशंस में हमने कोई काम करना है, वहाँ पे मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिलिका जेल को यूज़ करेंगे। वो क्या करती है, मॉइस्चर को कैप्चर करके अपने सरफेस पे इकट्ठा कर लेती है, एड्जॉर्प्शन हो जाती है और हमें ड्राई कंडीशंस मिल जाएंगी। तो ये अलग अलग तरह की मैंने आपके साथ एग्जांपल्स डिस्कस कर ली हैं, ठीक है, एड्जॉर्प्शन की। होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक। और ये दो चीज़ें मैंने बताई हैं, एक आपका हो गया बेटा एड्जॉर्बेट और एक हो गया आपका एड्जॉर्बेंट, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ओके गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आएगा कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ द कॉज, व्हाट इज़ द रीज़न। क्या रीज़न है कि कोई एक सरफेस किसी एक पार्टिकल का या किसी सब्सटेंस का सरफेस किसी दूसरे को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर रहा है, इतनी क्या बात है उसमें खास, ठीक है। तो बेटा हम बात करते हैं, सपोज़ आपके पास ये कोई कंटेनर है, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है सॉलिड का सरफेस हो, लिक्विड का भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास कोई कंटेनर है, हमने इसमें कोई लिक्विड डाल दिया हुआ है। अब इसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हो रही है, क्यों हो रही है, व्हाट इज़ द रीज़न। हम डिस्कस करते हैं पार्टिकल्स का। आप ना एक यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर करो जो सरफेस पे पड़ा हुआ है, और एक आप पार्टिकल ले लो बिल्कुल अंदर, इंटीरियर पार्टिकल जो बिल्कुल बल्क के अंदर प्रेजेंट है ना। दोनों में फ़र्क देख लें, क्या फ़र्क है। तो दोनों में अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस बेटा ये आ जाएगा कि देखो, जो आपका इंटीरियर पार्टिकल है उसके अराउंड बहुत सारे पार्टिकल्स उसी के जैसे प्रेजेंट हैं, कोई इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, कोई इस तरफ करेगा, तो सब इसको फोर्स तो लगाएंगे ही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही यहाँ पे। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन में है, तो ओवरऑल एक दूसरे को क्या कर दिया इन लोगों ने, कैंसल। अट्रैक्शन का इफेक्ट क्या हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो जिसके कारण इस पे जो नेट फोर्स है, इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है वो क्या होगी, ज़ीरो, है ना। या फिर हम लोग कह सकते हैं द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। अब हम बात करते हैं किसी सरफेस के मॉलिक्यूल की। अब सरफेस वाले मॉलिक्यूल का सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि देखो, इसकी सिर्फ एक साइड पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे लिक्विड के, और बाहर कोई और पार्टिकल है, मे बी एयर है या कुछ भी और पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब इनकी जो अट्रैक्शन है वो कुछ और होगी, बाहर वालों की क्योंकि गैस ही इन कांटेक्ट है तो बड़ी वीक इंटरेक्शन होती है ना, समझ गए। तो इसका मतलब कि ओवरऑल अगर हम बात करें ना किसी सरफेस मॉलिक्यूल की, तो जो सरफेस का मॉलिक्यूल है उसके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रही होती है ना। सरफेस मॉलिक्यूल्स की जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है, दीज आर नॉट बैलेंस्ड। सो यहाँ इस केस में क्या होगा, फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड। सो ना तो ये बैलेंस्ड है, नेट फोर्स क्या आ रही है, कुछ ना कुछ आएगी, है ना। नेट फोर्स डाउनवर्ड कुछ एक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली इनमें एक इनवर्ड अट्रैक्शन है। तो अगर बाहर से कोई यहाँ इनको कोई मॉलिक्यूल दिख जाए तो ये उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ ड्यू टू दिस इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग डाउनवर्ड। क्लियर। सो दिस इज द कॉज, दिस इज द रीजन कि क्यों सरफेस के मॉलिक्यूल किसी दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज ड्यू टू द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
एक्टिंग ऑन ओनली ऑन द सरफेस पार्टिकल्स। ठीक है, समझ गए रीज़न? चलो अच्छी बात है। अब रीज़न के अलावा और कोई चीज़? अच्छा, ये किस टाइप की चीज़ है? अगर हम एड्जॉर्प्शन की बात करें तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, या एंडोथर्मिक है? क्या लगता है? ठीक है, तो बेटा अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की, तो देखो ये रहा सरफेस, ठीक है, इस सरफेस पे क्या है, बाहर से कुछ पार्टिकल्स आए और आके क्या हो गए, एड्जॉर्ब हो गए। बाहर से पार्टिकल्स आ रहे हैं, इसकी सरफेस पे क्या हो गए, आके एड्जॉर्ब हो गए। तो क्या लगता है, पहले ये पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे, एड्सॉर्प्शन हुई कैसे? अट्रैक्शन के कारण। अगर अट्रैक्शन ना होती तो एड्सॉर्प्शन होनी नहीं थी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, किसी भी चीज़ को हमेशा स्टेबिलिटी मिलती है और उसके कारण एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी तो इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस हो गई, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो इसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है जिसको आप बोलते हो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और इसको हम एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस काउंट करेंगे, यानी कि डेल्टा एच क्या होगा इसके लिए, नेगेटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या ये जो आपकी प्रोसेस है ये फिजिबल है, पॉसिबल है या नहीं है। फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी अगर आपने फाइंड करनी है तो देखो बेटा, हमें पता है कि जब एड्सॉर्प्शन होती है तो हीट तो रिलीज होती है जिसके कारण डेल्टा एच क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम बात करें एंट्रोपी की, है ना, तो एंट्रोपी क्या लगता है, कम होगी, ज़्यादा? पार्टिकल्स पहले रैंडमली मूव कर रहे थे लेकिन जब वो सरफेस के कांटेक्ट में आए तो क्या हुआ, उनकी मूवमेंट बहुत कम हो गई, रैंडमनेस कम हो गई, तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ओवरऑल जो एंट्रोपी है वो भी क्या आ जाती है, आपकी नेगेटिव। अब आपको पता है कि रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हम किसके बेसिस पे बता सकते हैं, डेल्टा जी के बेसिस पे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है बेटा, नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। तो उसके बाद में क्या लगता है, ओवरऑल क्या होना चाहिए। अब इन दोनों का जो आंसर है वो नेगेटिव या पॉजिटिव कब आ सकता है, अगर टेम्परेचर को हम कम रखेंगे, है ना, तो ये वाली टर्म छोटी हो जानी है, ये वाली टर्म बहुत बड़ी हो जानी है और ओवरऑल आंसर क्या आ जाना है, नेगेटिव। सो वी कैन से दैट एड्सॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बट एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर लो होगा तो एड्सॉर्प्शन आराम से हो जाएगी, टेम्परेचर हाई होगा फिर एड्सॉर्प्शन की फिजिबिलिटी नहीं होती है। समझ गए इतनी बात? तो ये हो गया आपके बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें जो हमने अभी तक करी हैं। ठीक है, और एक आपने ज़रूर क्वेश्चन जो है वो खुद से प्रिपेयर करना है, दैट इज योर एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। होप आपको जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं वहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपने कवर कर लेना, तो बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो किसी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू।